अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद पावने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन का सदर होने की हैसियत से ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने बीड़ा उठाया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से, मेरे एसोसिएशन से जुड़े हुए इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी का। अब यहाँ पर कुछ अहम बातें जो हम लोगों को समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि शुरू से जो है हम गलत डायरेक्शन में ही गए। मैं इस बात में देखिए यहाँ पर कुछ अहम बातें मैं बताना चाहूँगा। नुहैरा शेख मैडम की कंपनी को लोग मुझे कहते हैं कि ये पॉन्जी है, तो मैं कहता हूँ नहीं, ये कंपनी पॉन्जी नहीं, ये वाकई में जेन्युइन कंपनी है और ये कंपनी बिजनेस किया करती थी। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो हमको समझनी होंगी। कंपनी को पैसे देने की प्रॉब्लम कब आई? प्रॉब्लम तब आई जब कंपनी ने 224 सीट पर नुहैरा शेख मैडम ने, कंपनी के सीईओ ने इलेक्शन लड़ा और बहुत बुरी तरीके से इलेक्शन में हार हो गई। उसके बाद कंपनी को एक प्रॉब्लम आई। फिर जैसे कि बाकी दीगर दूसरे कंपनीज के साथ होता है कि MEDSs उनके एजेंट्स वगैरह पर भी कार्रवाई होती है। यहाँ इसलिए नहीं हुई क्योंकि तमाम MEDSs ने और सब सपोर्टर्स आ गए, यहाँ पूरा मामला अलग हो गया। और उसके बाद जो पुणे के एसोसिएशन थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और उन्होंने MEDSO को पकड़ पकड़ के टारगेट करना शुरू कर दिया था। सबसे ज़्यादा जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स थे वो पुणे के थे। ये शरीफ को, इसको, उसको उठा उठा के उन्होंने अंदर कराने का पूरा वो बंदोबस्त कर लिया था। तो ऐसे में क्या हो गया, सारे पुणे के जो MEDSs थे उन्होंने मिलकर फटाफट रातों रात मीटिंग करी और ये एसोसिएशन बनाई। और फिर बिल्कुल इस तरीके से इन्होंने जाहिर किया कि अब इन्वेस्टर को डरने की ज़रूरत नहीं है, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाओ, ना ये ना वो, फलाना ढिमकाना, बस इन्वेस्टरों की ताकत, ये वो सब करके ये एसोसिएशन फॉर्म हो गई। और इन्वेस्टरों के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया कि इतना बड़ा धोखा इसराइल का वजीर आज़म भी मुसलमानों के साथ नहीं करता होगा, इसराइल भी नहीं करता होगा, यहूदी भी नहीं करते होंगे, जितना बड़ा धोखा पुणे एसोसिएशन ने किया। और इन्वेस्टर्स के हक में बात भी इन्होंने नहीं करी नुहैरा शेख से। इन्होंने ये एसोसिएशन सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉपर्टीज, जायदाद से बचाने के लिए और अपने आप को कानूनी कार्रवाइयों से बचाने के लिए बनाई थी। मगर जब तक नुहैरा शेख मैडम अंदर थी, बस एक इन्होंने, हाँ भाई हम है, पुणे एसोसिएशन है। शुरू के दिनों में तो इन्होंने सब जगह अपने एसोसिएशन की मार्केटिंग करी, लोगों को मेंबर बनो एसोसिएशन में, एक प्लेटफॉर्म पे, वैसा भी इन्होंने करा। मैं भी उसी में बेवकूफ़ बना और ये सारा मामला हुआ। लेकिन इसका मैं आप एक बात बता दूं, लोग कहते हैं कि मैं पुणे एसोसिएशन में था। ठीक है भाई, मैं था, लेकिन मैंने वहाँ पर इन्वेस्टर्स के मसले उठाए। अल्लाह की कसम, मैंने कई बार उनको कहा कि भाई इन्वेस्टरों का क्या, मगर पुणे एसोसिएशन इन्वेस्टरों के लिए बनी ही नहीं थी। वो नुहैरा शेख की हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बी टीम थी, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और नुहैरा शेख को बचाना था। यहाँ पर बहुत सारी सोचने वाली बात है। देखिए, विनीत डांडा इस केस से हट गए, अमीन सोलकर जो कि बहुत ही अच्छे वकील है वो भी इस केस से हट गए, क्योंकि उन्हें भी कुछ ना कुछ गलत दिखा, तभी ये लोग हट गए। खैर, कंपनी को प्रॉब्लम आई कब? जब 224 सीट्स पर कंपनी ने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद ये पेमेंट्स के मसले हुए। अगर आप माजी का रिकॉर्ड देखेंगे नुहैरा शेख मैडम का या इनके घर वालों का, तो इन्होंने कभी भी किसी के साथ कोई फ्रॉड वगैरह नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ा इनके साथ। और जेल से निकलने के बाद इन्होंने भले किसी न किसी को पैसा दिया है, मुझे भी मिल गया मेरा पैसा, पुणे एसोसिएशन के तमाम MEDSs ने पैसा ले लिया अपना, और कई सपोर्टर्स को पैसा दिया, यानी कंपनी ने पैसा दिया। इसलिए मैं इस कंपनी को एक जेन्युइन कंपनी मानता हूँ। क्योंकि अगर ये कंपनी पॉन्जी होती या जो भी जैसा बाकी लोग बोलते हैं, तो ये किसी को भी, देखो जो पॉन्जी कंपनीज होती है उसमें फिर किसी को कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पर मिला है। लेकिन हुआ क्या है कि इस बात में देखिए, हम नुहैरा शेख मैडम की हर बात पर यकीन नहीं कर सकते। तमाम MEs और DSs उस वक्त गए थे जब ये सब पेमेंट्स के मसले हुए थे, नुहैरा शेख के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। लेकिन किसी MEDSA की मैंने एक बात देखी कि इतनी हिम्मत होती ही नहीं कि वो नुहैरा शेख से सवाल कर सके। जो भी वहाँ पे कहते बस आपा, हाँ आपा आप सही है, बस वहाँ कोई नुहैरा शेख से सवाल करता ही नहीं है। और नुहैरा शेख ने उनको अल्लाह की कसम खा के बता दिया कि भाई मैंने किसी का पैसा इलेक्शन में मैंने अपना लड़ा है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ अहम और
ख़ास बात बताऊंगा। नोहेरा शेख का एक और बहुत ख़ास हुआ करता था दुबई में, जिसका नाम है गुरु ख्वाजा। ये और एक और आदमी MEP पार्टी के लिए कार्यालय ढूंढ रहे थे। ये आई थिंक 2018 की शुरुआत की है, इससे भी पहले की बात है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म बात मेरे पास जो आई। MEP पार्टी के लिए गुरु ख्वाजा और एक और शख्स उसके साथ में था। ये लोग MEP पार्टी के लिए कार्यालय ढूंढ रहे थे, जिससे कि हर पार्टी का एक कार्यालय होता है। तो दिल्ली में जो इन्होंने कार्यालय उस वक्त देखा था, उस कार्यालय की कीमत 1500 करोड़ रुपए थी। तो जो गुरु ख्वाजा के साथ शख्स था उसने कहा कि ये तो बहुत महंगा है। तो गुरु ख्वाजा ने कहा मैडम दे देगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। इतने कॉन्फिडेंस से उसने बात कही थी। खैर मैं ये नहीं कहता वो डील हुई नहीं उन लोगों की, वो कुछ बात बनी नहीं, लेकिन ऐसी कई बातें हमारे पास आई जिससे इस बात का अंदेशा लगता है कि भाई ये पैसा हमारा इलेक्शन में उड़ाया गया। और मैं बार बार पुणे एसोसिएशन को ये बात कहता था कि भाई हमको जांच करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन पुणे एसोसिएशन कहती थी कि नहीं, जो आपा कहेगी वो मानना। हत्ता कि जब मैं हैदराबाद गया था तो पूरे रास्ते मुझे यही पुणे एसोसिएशन ने समझाया था कि आपा से कोई सवाल नहीं करना है, जो आपा कहेगी हाँ हाँ कहना है। तो वो भी एक नाकाम सफ़र मेरा साबित हुआ। अब मैं यहाँ पर जो भी कोशिश कर रहा हूँ वो मैं सिर्फ मेरे एसोसिएशन के अंदर जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, जो मेरे एसोसिएशन से जुड़े हुए, जिन्होंने मेरे एसोसिएशन में अपने आप को रजिस्टर्ड किया है, उनके पैसों की मुझे रिकवरी करने में भाई सबके लिए काम नहीं कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर मैंने इसीलिए इस एसोसिएशन को एमीज और DSS से बिल्कुल पाक रखा है। कई एमी DSO ने मुझे फ़ोन भी किया कि हम आपके एसोसिएशन से जुड़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई हम किसी भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के एजेंट को अपने एसोसिएशन में नहीं रख सकते, क्योंकि एमीज और DSS अब हमारा टारगेट है। क्योंकि हमारी कोशिश अब चालू हो चुकी है कि इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी के लिए एमीज और DSS के ऊपर फ्रेश FIRs कराकर इनके तमाम प्रॉपर्टीज़ को जब्त कराना, चाहे वो फिर सलीम अंसारी हो, डॉक्टर रिजवान हो, शरीफ हो पूना का, या और भी जितने भी MEDSS है, इन तमाम MEDSS के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके प्रॉपर्टीज़ को अटैच कराना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो लाखों लाखों लोग तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी के लिए आज एमीज और DSS को हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ हम हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि हम सऊदी, दुबई, कुवैत, इन ममालिक में भी एमीज और DSS पर कार्रवाई करने का प्लान बना रहे हैं, जो वहाँ से इन्वेस्टमेंट लिया करते थे। इसीलिए मैंने आपको बताया, जैसे कि मेरी अभी बात हुई थी जो सऊदी अरेबिया के जो कौंसल जनरल है मुंबई में, उनसे, और हम कोशिश कर रहे सऊदी एम्बेसडर जो दिल्ली में है उनका अपॉइंटमेंट लेने की, ताकि हम उनको बता सके किस तरीके से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज सऊदी में आसिया बिनते मोहम्मद सुलेमान बिन मोहम्मद इब्राहिम के नाम पर बिजनेस करती थी, और किस तरीके से वहाँ पर एजेंट्स इन्वेस्टमेंट लिया करते थे। अजीज़िया में कहीं जिद्दा में इनका ऑफिस था, और जो कि बिल्कुल सऊदी अरब के कानून के ख़िलाफ़ है। और आसिया बिनते मोहम्मद सुलेमान बिन मोहम्मद इब्राहिम की भी गिरफ्तारी कराने की हम कोशिश करेंगे जिस तरीके से भी, क्योंकि हमारी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है और हम अपनी आवाज़ हर जगह पहुंचाएंगे। यहाँ पर अभी मैं एक बात बताऊँ, कई लोग खाली ग्रुपों में गालियाँ देना, फालतू की बातें करना, असल मुद्दे इन्वेस्टर्स जितने भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डे 1 से असल मुद्दे से भटक के भलते ही उसमें लगे हुए, इसीलिए वो तबाह बर्बाद है। लेकिन हम वो गलतियाँ नहीं करना चाहते। और मैंने पुणे एसोसिएशन में जो कुछ भी धोखा हुआ है मेरे साथ, उससे मैंने बहुत सबक हासिल किया, और इसीलिए मुझे बराबर मालूम है कि मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए और किस तरीके से यहाँ से पैसे रिकवरी करने। हमने 2 बार नोहेरा शेख को नोटिसेस भेजे, लेकिन उस बंदी ने, उस औरत ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। अगर वाकई में हमारी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, हमारे इन्वेस्टर्स ने नोहेरा शेख मैडम की कंपनी में पैसा लगाया, लेकिन नोहेरा शेख मैडम का एटीट्यूड देखिए कि वो जवाब तक के नहीं देना चाह रही है। एक रजिस्टर्ड संस्था को हमने बाकायदा अपने संस्था की मुहर लगाकर उन तक खतूत भेजे, और उन्हें खुद आज इस बात का एहसास होना चाहिए कि लोगों की क्या तबाही व बर्बादी हो चुकी है, लोग किस तरीके से तबाह व बर्बाद हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके, कई लोग मर चुके हैं। लेकिन नोहेरा शेख मैडम को इस बात का कोई एहसास नहीं है। इसीलिए अब हम जो काम कर रहे हैं, और बड़े बड़े लॉयर्स से हमारी इस ताल्लुक से बात चल रही है, हर
जगह से जहां से भी मुमकिन हो सक रहा है मदद ले रहे हैं, क्योंकि हमारी अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है तमाम एमीज और डीएसएस पर कार्रवाई करने की, इन पर एफआईआर किस तरह कराई जाए, किस तरह इन्हें अरेस्ट कराया जाए और इनके तमाम एसेट्स, प्रॉपर्टीज, घर बार, दुकान, हर चीज को अटैच करवाना। यही एक मात्र अब हल बचा है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से पैसों की रिकवरी करने के लिए, वरना सारे के सारे लोग तबाह हो जाएंगे। यही एक रास्ता अभी बचा हुआ है, दूसरा कोई यहां पर अब रास्ता नहीं। क्योंकि नोएरा शेख मैडम को कई बार हमने अपील करी कि मैडम काइंडली हमें आप लिखित में जवाब दीजिए, ताकि हम अगर आपको सही पाते हैं या वाकई में किसी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको अड़चन आ रही तो हम आपका साथ देंगे। लेकिन नोएरा शेख मैडम अपने गुरूर और घमंड में किसी को भी जवाब नहीं देना चाह रही है, ना ही हमारी रजिस्टर्ड एसोसिएशन को उन्होंने कोई जवाब दिया। हम अभी भी इस वीडियो के जरिए नोएरा शेख मैडम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप हमारी एसोसिएशन को लिखित में जवाब दीजिए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से कई लोगों ने अपना पैसा या सोना लिया है। जब नोएरा शेख मैडम जेल में थी तब भी कई लोगों को पैसा मिला है, या तिरुपति से उन्हें गोल्ड दिया गया है। जो नोएरा शेख मैडम के करीबी लोग थे, सपोर्टर बोलो या एजेंट बोलो, दलाल बोलो, जो कोई भी थे, उन्हें भी तिरुपति से गोल्ड दिया गया है और उनके साथ सेटलमेंट किया गया। यानी जैसे कि किसी का अगर 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो उसे लिक्विड कैश ना देते हुए 20 लाख के इक्विवेलेंट गोल्ड दिया गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको गोल्ड बांटा गया। तो इसीलिए मैं ये जानता हूं कि ये कंपनी पैसा देना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के पैसों का मिसयूज हुआ है। ये पैसे 2018 में जो प्रॉब्लम आई, इसका जो मेन जो वजह है वो यही है कि पैसे को इलेक्शन में उड़ाया गया है। क्योंकि मैंने जैसे कि अपने साबिका तमाम वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि एक एमएलए को खड़ा करने के लिए 5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। एमएलए खड़ा करना कोई 1000, 2000, लाख रुपए की बात नहीं है। एक एमएलए के इलेक्शन में 5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। 224 सीट्स को आप लोग मल्टीप्लाई करो, इतना जो, इसी के बाद कंपनी का सारा निज़ाम जो है ना वो तिगड़म बिगड़म हो गया। और अगर वाकई में जैसे कि मैडम का कहना था कि भाई ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस की वजह से और ना जाने उन्होंने जो भी एक्सक्यूजेस उस वक्त दिए थे, तो फिर सऊदी, दुबई और कुवैत के इन्वेस्टर्स को पैसे क्यों नहीं ट्रांसफर किए गए? वहां पर कोई लिमिटेशंस नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं पैसा दिया गया? इसका मतलब है कि यहां पर कहीं ना कोई बहुत बड़ा झोल है, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और इस गलत के खिलाफ हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके जो भी होगा हम इस मसले के तह तक जाएंगे और अपने इन्वेस्टर्स को इंशाल्लाह हम पैसों की रिकवरी करवाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।